नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसी रही पूरे, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, बाजार का हाल और चाल। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर हमने देखा कि भारतीय बाजार की जो ये तमाम सितंबर सीरीज़ है वो मजबूत नोट पर ख़त्म की गई हैं और अब एक नई सीरीज़ की शुरुआत होनी है अगले हफ्ते से, और बाजार कई घरेलू और ग्लोबल ट्रिगर्स पर फोकस करने वाला है। ऑटो कंपनियों के सितंबर महीने के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो जारी होने वाले हैं, साथ ही दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट और फिर उसके बाद नतीजे भी जारी होंगे। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन है और तमाम जो DIIs और FIIs हैं उनके आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और स्टॉक्स की चाल कैसे रहने वाली है, कैसा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो और निवेश करना, क्या होगा मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन उससे पहले आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उनके नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 011-233-87031 और दूसरा नंबर है 23097670। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले तारुफ कराते हैं आपका हमारे आज के विशिष्ट मेहमानों के पैनल से। हमारे साथ गौरंग शाह साहब, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट है, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं नरेंद्र सोलंकी साहब। पहली बार बहुत बहुत आभार आप दोनों का, आप रविवार की सुबह सवेरे जुड़ रहे हैं इस खास शो पर। गौरंग साहब, शुरुआत आपसे ही। आने वाला जो महीना है, अक्टूबर मंथ को वैसे ही बहुत पॉजिटिव माना जाता है, कई वजहों से, त्योहारी सीजन भी है, लेकिन अहम ट्रिगर्स जिनका हमने जिक्र किया अभी भारतीय शेयर बाजार के लिहाज से, तो पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए निवेशक अपना? धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते 26,200 के पार गया निफ्टी और एक नया जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनाया और करीबन 86,000 के आसपास का जाने का प्रयास सेंसेक्स ने भी किया, बैंक निफ्टी ने भी किया। तो दोनों ही सूचकांक, दिग्गज सूचकांक में हमने एक नया जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनते देखा और फिर थोड़ी बहुत हल्की सी मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार शुक्रवार को आया। और ये अनिवार्य भी था, जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं और कुछ संकेत खाड़ी देशों में से जो युद्ध की परिस्थिति हुई है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हुई है, उसको लेकर के शायद थोड़ा बहुत और बाजार के ऊपर ये खबर जो है खाड़ी देशों से ये हावी हो सकती है। क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत अनुमानित आंकड़े ये कहते हैं कि गवर्नर साहब ब्याज दरों में कटौती की तारीख और कितनी कटौती करेंगे इसकी घोषणा अगर करते हैं तो शायद बाजार ये दोनों हाथों से स्वीकार करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी 10 अक्टूबर के पश्चात दूसरी तिमाही के नतीजे का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल से ज्यादा नजर ध्यान हमारा उस पर रहेगा, कौन से क्षेत्र में और कौन सी कंपनी में किस प्रकार के नतीजे आए हैं। और विदेशी संकेत भी मेरे ख्याल से इतने कुछ शेयर बाजारों को लेकर के, विदेशी शेयर बाजारों को लेकर के मेरे ख्याल से वहां से भी जो खबरें आ रही है वो थोड़ा बहुत सहारा बाजार को दे सकता है। लेकिन 1 या 2 दिन और मुनाफा वसूली की वजह चपेट में बाजार आए और एक दायरेबंद कारोबार हो, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए, नरेंद्र साहब जुड़े हुए हैं। सोलंकी साहब, ऑटो सेल्स और जो Q2 अर्निंग्स हैं उसके लिहाज से, सेबी की बोर्ड मीटिंग है, इन तमाम ट्रिगर्स का खास तौर पर अगर हम सेक्टर वाइज देखें, किस तरह से असर आप देखते हैं आने वाले इस पूरे महीने में? जी डेफिनेटली मंथली ऑटो सेल्स के नज़र सब पे रहेगी। यहाँ पे फिलहाल तो मार्केट का नज़रिया 2 व्हीलर्स के प्रति ज़्यादा फेवरेबल है। 4 व्हीलर्स में हमने थोड़ा सा ग्रेजुअल स्लो डाउन हमने देखा है, लेकिन चूंकि अभी फेस्टिव सीजन भी आने वाले हैं, अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे जो फॉरवर्ड लुकिंग जो नज़रिया होगा, मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा अपटेक में एक्सपेक्ट करेगा नेक्स्ट के जो 3-4 महीने हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट वीक हमें लगता है कि यूएस का जीडीपी डेटा है, एक बड़ा डेटा पॉइंट वो है। उसके अलावा लगभग थोड़ा सा शांति रहने वाला है या फ्लैटिश टोन पे ही रहेगा नेक्स्ट वीक। और उसके अगले हफ्ते से जैसे ही रिजल्ट सीजन आएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट अपना रिएक्शन दिखाएगा। शाह साहब, अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है और Hyundai के IPO पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि वो किस वक्त लिस्ट होगा, फाइलिंग का क्या डेट्स वेट्स हैं, अभी उस पर खुलासा नहीं हुआ है। और 12 ऐसी कंपनीज हैं जो दलाल स्ट्रीट को हिट करने वाली हैं लिस्टिंग के मामले में। इस लिहाज से क्या एक्शन निवेशक की तरफ से होना चाहिए?
देखिए 3 आईपीओ आएंगे, आपने हुंडई का नाम लिया, स्विगी का भी मन बन रहा है अक्टूबर में आईपीओ लाने के लिए, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से कुछ बाजार में बातें एनएससी के आईपीओ को लेकर के भी थी, लेकिन तीनों पर तारीख, स्पष्टीकरण और खास करके जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मूल्यांकन। इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई घोषणा हुई नहीं है। लेकिन एक, अगर मैं बहुत ही लंबे इतिहास की बात नहीं करूंगा, इस वर्ष के शुरुआत से अगर आप देखें अंचल जी, तो 2024 जनवरी से जिस प्रकार से आईपीओ आए हैं, और हाल ही में एक आईपीओ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जी मेरे ख्याल से निवेशकों में बहुत उत्साह और रुचि थी। और एक बात ये भी है कि पहले ये विचारधारा थी कि बड़े बड़े आईपीओ आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में से पैसे निकल करके प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है अंचल जी कि प्राइमरी मार्केट में तो 3-4 गुना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, और सेकेंडरी मार्केट भी जीवन का एक नया सर्वोच्चम स्तर बना रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नकदी को लेकर के कोई भी प्रकार की चिंता या मायूसी का माहौल नहीं है, बहुत सारी नकदी है हमारे पास, और मूल्यांकन पर ज्यादा जोर देना जरूरी होगा, मैं ये मानता हूं। देखिए स्विगी, हुंडई और एनएससी, ये 3, अगर मैं कारोबार की बात करूं, कंपनियों की बात करूं, तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं और अपने आप ने स्थापित किया इन लोगों ने। मूल्यांकन अगर मेरे ख्याल से थोड़े बहुत निवेशकों के तरफ आते हैं तो आकर्षण कुछ ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे कि क्या स्पष्टीकरण आता है। सोलंकी साहब, क्योंकि आईपीओस को लेकर चर्चा हो रही है, 3 थंब रूल्स किसी भी आईपीओ में निवेश करने के लिए, हालांकि आप लगातार जो निवेशक हैं हम उनका उत्साहवर्धन देखते हैं कि आईपीओस को लेकर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस बजाज की बात की अभी शाह साहब ने, तो उस लिहाज से इन आने वाले आईपीओस को ध्यान रखते हुए 3 थंब रूल्स क्या रहेंगे? जी, सबसे पहला तो ये है कि आपको वैल्यूएशंस देखनी होगी कंपनी की कि किस वैल्यूएशंस पे आईपीओ आ रहा है, अगर आप जिसमें भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक कैसा है बिजनेस का। तो दूसरा आपका होगा कि फ्यूचर बिजनेस आउटलुक, कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कंपनी का जो पोटेंशियल मार्केट है वो कितना ग्रो कर सकता है, और कंपनी का आगे हेडरूम कितना है ग्रो करने के लिए। और तीसरा आपको ये देखना है कि आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आईपीओ अगर भी आया और आपने अलॉटमेंट जनरली जैसे मिलता नहीं है या फिर बहुत कम मिलता है, तो आप लिस्टिंग के बाद आप उसमें अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, वो भी आपको देखनी है। वैल्यूएशन, ऑब्वियसली वैल्यूएशन इसमें बड़ा फैक्टर रहेगा। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास कि लिस्टिंग के बाद आपको करना क्या है, एग्जिट करना है या फिर आपको और ऐड करना है बिकॉज ऑफ आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपको पूरी आपको कितना वेट देना है उसको, तो स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो ये 3 ऐसी चीजें आपको लेकर चलनी पड़ती। अच्छा, टेक्निकली समझे हम शाह साहब, तो निफ्टी का टारगेट 26,500 का लेवल तो रहा ही, लेकिन अब 27,000 के आसपास पहुंचने का होगा, जिसमें आईटी स्टॉक्स जिस तरह से मोमेंटम दिखा रहे हैं, मेजर सेक्टर्स क्या हो सकते हैं आईटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि निफ्टी अब 27,000 के पार जाने की पूरी जो कोशिश करने वाला है उसमें सपोर्ट कर पाए? देखिए अंजल जी, 26,000 हो, 26,500 है या 27,000, ये सिर्फ एक राउंड फिगर आंकड़ा होता है। अगर आप हमें पूछते हैं तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ से भी और ऊपर के स्तर है हमारे भारतवर्ष के शेयर बाजार को देखने के लिए और हासिल करने के लिए। बहुत सारे नए शिखर है जहां पर हम जा सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कौन से क्षेत्र होंगे योगदान देने वाले, तो जो हमारा आकलन कहता है अहम क्षेत्र है जहां पर नजर होनी चाहिए। एक सबसे प्रथम आता है वित्तीय क्षेत्र, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी। फिर आएगा हमारा जो मानना है वो है सीमेंट, एफएमसीजी 3 हो गए, आईटी, और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत आपको ध्यान कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र पर भी रखना चाहिए। तो ये 5 प्राथमिक क्षेत्र होंगे, और हमारी राय तो ये भी होगी दर्शकों को कि पहले तो दिग्गजों पर ध्यान दें, और फिर अगर आपको थोड़ी बहुत समझ और आती है तो फिर मझौले शेयर में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति किन किन सेक्टर्स को लेकर रहेगी उस पर भी करेंगे चर्चा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे यही इल्तिजा है कि ये बने रहें इस शो में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर बाजार इस हफ्ते, हमारी खास पेशकश। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं,
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to rupees 8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका खास शो बाजार इस हफ्ते, जहां हम शेयर बाजार पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, कौन से सेक्टर्स पर आपका फोकस रहना चाहिए। विशेष मेहमान शाह साहब और सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह साहब, अगर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो हेल्थ केयर और रियल एस्टेट और एनर्जी, इस पर फोकस रखने के लिए तमाम एनालिस्ट का मानना है। आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है? तो अंजल जी, हम तो ये कहेंगे कि हेल्थ केयर यानी कि फार्मा के साथ साथ आपको दो और क्षेत्र पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। एक ब्रह्मांड है पूरा। तो फार्मा सेक्टर हो गया, डायग्नोसिस हो गया, और हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स जी। वास्तविकता ये भी अंचल जी के हमारा जो भारतवर्ष देश है वो पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा, क्योंकि जो उत्पादन क्षमता हमारे देश में है उसके सामने कोई अन्य देश मेरे ख्याल से बहुत जल्द तारीख पर उतनी उत्पादन क्षमता खड़ी नहीं कर सकता। और दूसरी है काबिलियत और अनुभव। तो ये तीनों ही मापदंड में हमें लग रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। दिग्गज फार्मा कंपनियों में सिप्ला, सन फार्मा, डीवीज लेबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज ये पसंदगी होगी। डायग्नोसिस में डॉक्टर लाल पैथलैब्स यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और 3 नाम हॉस्पिटल्स में आते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुदालय और फोर्टिस हेल्थ केयर। तो आपको ये तीनों का समीकरण एक साथ में करना चाहिए और ध्यान तीनों क्षेत्र पर करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम घरेलू डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, बहुत स्ट्रांग है सोलंकी साहब, इसलिए हमने देखा कि FIIs ने करीबन 57,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है अब तक, और आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम ये जो घरेलू फैक्टर्स हैं उनके सपोर्ट से, जिस तरह से अभी गौरंग साहब ने बताया कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पर आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टूरिज़्म, हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री, इन पर किस तरह से फोकस रहना चाहिए? जी डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जो डोमेस्टिक बेस्ड सेक्टर्स या फिर कंपनीज है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री भी काफ़ी एक अहम है। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है वो भी फिलहाल यही है कि कैसे डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो उसमें बढ़ावा दिया जाए, या कैसे उसको और इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, प्लस जो ओवरऑल जो कंपनी की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हो। तो इसमें डेफिनेटली आप स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे इंडियन होटल्स हो गए, शैले होटल है, लेमन ट्री होटल्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी बड़ा रनवे है ग्रोथ का। और फिलहाल जो ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में काफी छोटी है, लेकिन आगे जाके बहुत ही हाई ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके लिए। चलिए शाह साहब, क्योंकि हमने 3 अगर परिवहन क्षेत्र की बात करें, हमने ऑटो से शुरुआत की थी जब ऑटो नंबर्स का जिक्र किया, और रेलवेज, और साथ ही साथ अगर हम बात करें एयरवेज, इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं उससे जुड़े हुए भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं भारतीय शेयर बाजार में। और जिस तरह से रेलवे का विस्तारीकरण सरकार कर रही है, आज भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं जिसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री। उस लिहाज से रेलवेज और साथ ही अगर हम बात करें एयरवेज को लेकर, कौन से अहम स्टॉक्स जिन पर नजर रहनी चाहिए निवेशकों की? शाह साहब, ये प्रश्न जी मैंने सुना नहीं था जी। तो उड़ान क्षेत्र में हमें लग रहा है एक ही मात्रा है, क्योंकि कमजोर कड़ियां बहुत है अंचल जी। तो जब इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का IPO आया था, तब से लेकर के आज की तारीख तक हमने निरंतर खरीदारी की राय दी है। एक बहुत बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन, जिसे हम LCC मॉडल कहते हैं, बनी हुई है। लेकिन अगर आप फुल सर्विस एयरलाइन और LCC मॉडल में देखें तो टिकट के दामों में कोई अंतर नहीं होता है, बराबर रहता है। निरंतर अपने हवाई जहाजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। पिछले 5 से 10 साल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार, BJP पे लीडरशिप में एयरपोर्ट्स
की हवाई अड्डे की उद्घाटन किया है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, आने वाले 5-10 साल में ये और बढ़ेंगे, तो एयरलाइंस की अहमियत बहुत होगी। तो इंटरग्लोब एविएशन उड़ान क्षेत्र में से पसंद आता है। और आपने जो रेलवे क्षेत्र का जिक्र किया है, तो मैं क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा। पहले तो निरंतर पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा सुधार हुआ है भारत रेलवे में। न तो सिर्फ गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गाड़ियों की गति भी बढ़ी है, और प्रवासियों के आराम के लिए जो बदलाव हुआ है कोचेस में, वो भी काफी सराहनाजनक है। रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लास्ट मील कनेक्टिविटी, ये सब मेरे ख्याल से आने वाले 3-5 साल तक या फिर ज्यादा समय तक जारी रहेगा। तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां सरकारी या निजी क्षेत्र की, वहां पर अनिवार्य होगा कि आप ध्यान दें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। सोलंकी साहब, डार्क हॉर्स खास तौर पर अगर देखा जाए, जिस सेक्टर ने कई वक्त से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एनालिस्ट को उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, अगर इस तरह की किसी सेक्टर को पोर्टफोलियो में निवेशक रखना चाहते हैं तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है? जी, जिस हिसाब से अभी ग्लोबल सिचुएशन देखें, लिक्विडिटी वापस से इम्प्रूव होने लगी है, तो इसमें सिक्लिकल्स पे मेरा थोड़ा सा रुझान रहेगा, जिसमें मेटल्स और उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली आप डार्क हॉर्स कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से ग्लोबल लिक्विडिटी की सिचुएशन अगर वो बनती रही, तो मेटल्स में डेफिनेटली एक काफ़ी शार्प रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। सर, ऑयल प्राइसेस को लेकर शाह साहब अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड तरीके से नज़र आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट पर अगर एक चेक लें, लेकिन लगातार अब क्योंकि पूरा महीना ही त्योहारी सीज़न का है और गोल्ड प्राइसेस की जो हम एक लेवल्स देख रहे हैं वो उच्चतम स्तर पर हैं, उस लिहाज से कमोडिटी मार्केट पर एक चेक ले तो किस तरह का आपका नज़रिया रहने वाला है? अंजल जी, डीडी न्यूज़ पर काफ़ी लंबे समय से हमने एक विचारधारा ये रखी थी, और हमने आपके साथ भी चर्चा करते हुए सोने के ऊपर पहले भी कहा था कि निरंतर आपको निवेश सोने में करना चाहिए, फिर वो जरिया चाहे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हो, गोल्ड ईटीएफ्स हो, या फिर फिजिकल गोल्ड हो। और एक बहुत बड़ा मौका था जून में, जब वित्त मंत्री जी ने 6,000 रुपए की ड्यूटी कट करी थी। 74,000 वाला सोना मेरे ख्याल से 68,000 के पास आया था, और आज फिर से मेरे ख्याल से 75,000 या 74,000 के पार चला गया है। तब भी एक मौका था, आज के तारीख में भी मौका है। तो अगर आपके पास 100 रुपए निवेश करने के लिए हो, 15 से 20% कम से कम उस 100 रुपए का हिस्सा आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ्स या फिर फिजिकल गोल्ड में। त्योहारों का सीजन आ रहा है, गोल्ड की मांग बढ़ रही है और निरंतर ये ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर गोल्ड रिलेटेड कंपनियों में अगर किसी एक कंपनी में निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से टाइटन कंपनी के अलावा कोई बेहतर कंपनी हो नहीं सकती। टाटा समूह की कंपनी है। सोने के अलावा, जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा रिस्ट वॉचेस है, आई केयर है, और बाकी अन्य इनके पास कंपनी अधिग्रहण की है, जिसके कारण इन मार्केट शेयर और भी बढ़ा है। और एक बात कहना चाहूंगा कि सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर से तुलना होती है, और जिस प्रकार से चाइना में स्टिमुलस दिया है, जिस प्रकार से अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती की है, हमें लग रहा है कि सोने के दाम यहां से और ऊपर जाएंगे, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। तो साफ सी बात है कि अगर सोने को सोने जैसा रखना चाहते हैं तो एक लंबी अवधि के निवेश को लेकर आपको दृष्टिकोण बनाना होगा। सोलंकी साहब, दो और अहम ऐसे सेक्टर्स जो गोल्ड की तरह चमकते हैं जब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है इंफ्रा और पावर, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो कैपेक्स पे लगातार सरकार का फोकस है, लगातार इसका बजट भी बढ़ाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ऐसे प्रमुख स्टॉक्स और साथ ही साथ पावर, हालांकि जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश होती है सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के जरिए सेक्टर में तमाम प्रोजेक्ट्स को एक साथ आगे बढ़ाने की। जी, डेफिनेटली इंफ्रा और पावर इंडिया की इकोनॉमी का बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, और चाहे कोई भी सेक्टर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेटली ज़रूरत होती है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए। चाहे आप डोमेस्टिक सेक्टर्स की बात करें या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात करें, तो इंफ्रा में सबसे पहले तो सबसे बड़ी कंपनी जो वो है L&T है। तो डेफिनेटली L&T काफ़ी अच्छा स्टॉक है। उसके बाद सीमेंस हो गया। बाकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में अगर देखें तो जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, अशोका बिल्डकॉन है। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स है उसमें आप डेफिनेटली अपना पोजीशन लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। गौरंग साहब, वक्त कम है, लेकिन आखिरी में सवाल ये कि कुछ समय के लिए अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनसे अभी 6 से 1 साल की अवधि के बीच थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, वो सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, हम बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण करते हैं, तो हमारी राय ये होती है कि आपका नजरिया कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने का होना चाहिए। 3-6 महीने के लिए तो हम सक्षम है ही नहीं किसी भी प्रकार की टिप्पणी देने के लिए। और ये वो मेरे ख्याल से, बिकॉज
अंचल जी, ये भी नहीं बोलना चाहिए 1 फरवरी 2025 को और एक बजट आएगा, उसको लेकर के फिर से बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का माहौल होगा, और वो ज्यादा दूर नहीं है। हम सितंबर के अंत में है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाकी है नए बजट देखने के लिए। तो उतार चढ़ाव बहुत हो सकता है बाजार में, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र जी, ऊर्जा उत्पादन की अभी आप चर्चा कर रहे थे वो, और मेरा ये मानना है कि 2 क्षेत्र अन्य हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से योगदान नहीं दिया है। एक तो है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी, और दूसरा क्षेत्र होगा स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल्स। चलिए, तो बहुत अहम जो दोनों ही एनालिस्ट का मानना है कि आपका लंबी अवधि का दृष्टिकोण होना चाहिए अगर आप इक्विटी में भविष्य तलाश रहे हैं, खास तौर पर निवेश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए, खास तौर पर रविवार की सुबह। और इस शो के जरिए कोशिश यही रहती है कि जो इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, हम सेक्टर्स के लिहाज से कौन सा सेक्टर आपकी पोर्टफोलियो की शान बढ़ा सकता है, वो आप उसे रखें या नहीं, एनालिस्ट के लिहाज से हम आपको सलाह मशवरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर में ये आपकी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई है। फिलहाल बाजार इस हफ्ते में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इस शो पर। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।